Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is fertilization and implantation. Fertilization का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन फीमेल ऑर्गेनिज्म में होता है और जाइगोट भी वहीं बनता है. उसके बाद जब जाइगोट का क्लीवेज होता है और डेवलप ग्रोथ होती है और आगे का प्रोसेस होता है, उसके बाद एक स्टेज पर आकर ये क्या होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके एम्बेडेड हो जाता है. उसके बाद फर्दर जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बर्थ तक, वो कहाँ होता है, उसी जगह यूट्रस के अंदर जब ये एम्बेडेड हो जाता है. उसके बाद तो ये जो एम्बेडेड होता है यूट्रस के वॉल में, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन. तो हम ये पूरा देखेंगे फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन तक, इसमें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. क्या होता है इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन से ये एक प्रोसेस है जिससे कि सीमन मेल का सीमन जो है वो रिलीज होता है फीमेल के वेजाइना में. सीमन जो है फीमेल के वेजाइना में रिलीज हो जाता है और सीमेन में क्या होता है, ये प्रोसेस कहलाता है इंसेमिनेशन. और सीमेन में क्या होता है, एक तो स्पर्म सेल्स होती हैं जो मेल गैमेट्स होती हैं, और दूसरा जो होता है इसमें वो है सेमिनल प्लाज्मा. जब टेस्टिस से स्पर्म्स बन के निकलते हैं और ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं, उस समय आस्ते में इसको बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड से के सिक्रीशन इसमें मिलते हैं. ये सारे सिक्रीशन मिलके क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं. और ये बहुत नेसेसरी है स्पर्म्स की वाइटलिटी और मोबिलिटी के लिए. इसी की वजह से इसको नरिशमेंट मिलता है. और ये जो सिक्रीशंस हैं, ये एसेसरी मेल एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशंस होते हैं, उनको बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा. इसमें एक तो क्या आता है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड. ये सारे मेल एसेसरी ऑर्गन्स हैं जिसमें ये बनते हैं. ये सारे मिल के सिक्रीशन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं. और ये जो है इसके स्पर्म्स के मूवमेंट, नरिशमेंट और वाइबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है. तो इस तरह से ये इंसेमिनेशन के थ्रू ये फीमेल के वेजाइना में पहुंच जाते हैं स्पर्म्स. अब स्पर्म्स का हम एक रफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर पता होगा तभी आगे का प्रोसेस समझने में आसानी रहेगी. स्पर्म में एक तो इसकी मेन ये पोर्शन जो है, ये हेड होता है बड़ा, इसी में बड़ा न्यूक्लियस होता है और इसमें फिर ये छोटी सी नेक है, ये हेड है, ये नेक है. फिर उसके बाद इसमें ये मिडिल पीस आता है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं बहुत तेज़ी से. स्पर्म जो है वो मूव करते हैं तेज़ी से. ये यहाँ पर ये मिडिल पीस है और ये टेल है. हेड पर जो है एक कैप के शेप का यहाँ पर ये एप्रोसोम होता है जो इसको ओवम में एंटर करने में मदद करता है. ये है एग, इसका न्यूक्लियस. तो ये स्पर्म है, स्ट्रक्चर स्पर्म का. इसके चारों ओर जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है पूरे स्पर्म में,
ये मेम्ब्रेन जो है इसको पूरे में कवर रखती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये स्पर्म्स फीमेल के वजाइना के थ्रू, थोड़ा सा स्ट्रक्चर फीमेल का भी ले लेते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मेन स्ट्रक्चर ये यूट्रस है। यूट्रस की वॉल जो होती है वो पहले आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी थिक होती है, और अंदर वाली वॉल जो है वो एंड्रोमेट्रियम, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज बहुत होते हैं, और ये जो है इस तरह से ये है यूट्रस। और इसके बाद ये ट्यूब जो होती हैं, ये ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होती हैं, ये इसमें ये निकलती है। एक जगह पे आके ये थोड़ी इसकी कैविटी जो है ये पतली हो जाती है, फिर थोड़ा चौड़ा पोर्शन आता है, और उसके बाद फिर ये फनल शेप्ड ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस होते हैं। ये पोर्शन कहलाता है इस्टमस, ये पोर्शन है एम्पुला, और ये पोर्शन है इनफंडिबुलम। ऐसा ही इधर भी होगा, सेम स्ट्रक्चर में, इधर कई लेयर के। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म्स यहाँ से आते हैं सीमेन के में होके, और ये मूव करते करते कहाँ पहुँचते हैं, ये इसमें पहुँचते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके इस्टमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये मिलके क्या कहलाते हैं, ये है फैलोपियन ट्यूब। ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, और यहीं पर जो है यहाँ पर ओवरी होती है। ये लिगामेंट के द्वारा यूट्रस से और पेल्विक वॉल से ये जुड़ी रहती है। ये है ओवरी। सेम स्ट्रक्चर इधर भी होगा। तो क्या होता है, ये जो स्पर्म्स यहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ पहुँचते हैं, इस्टमस और एम्पुला के जंक्शन पे, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ से चलते हुए मूव करते हुए ये यहाँ पहुँचे इस्टमस और एम्पुला के जंक्शन पर। इस जंक्शन को कहते हैं एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये कहलाएगी एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इस्टमस और एम्पुला का जंक्शन है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। या तो ये आएगा तो फैलोपियन ट्यूब आप लिखेंगे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और यदि पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो आपको क्या लिखना है, एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन, यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। और जब ये यहाँ से जाते हैं स्पर्म्स, तो वजाइना, ये वजाइना है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये जो है स्पर्म है। तो वजाइना से जब यहाँ आते हैं तो इसके सिक्रीशंस जो होते हैं वो स्पर्म को क्या करते हैं, स्पर्म की ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको वीक कर देते हैं। इसकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। क्योंकि ये जब स्पर्म यहाँ जाएगा तो न्यूक्लियस को इसके अंदर जाना है, ओवम से फ्यूज होना है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, इसको वीक होना है। तो जब यहाँ एंटर करते हैं स्पर्म, तो वजाइना के सिक्रीशंस जो हैं, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, उसको ये
रिमूव कर देते हैं और इससे मेम्ब्रेन वीक हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाता है कैप्सिटेशन। कहाँ होता है ये? वेजाइना में। कब होता है? जब स्पर्म्स यहाँ पहुँचते हैं। तो ये तो अभी हुआ कि एंटर हुए स्पर्म्स वेजाइना में और वहाँ पर कैप्सिटेशन से इनकी मेम्ब्रेन जो है वो वीक हो जाती है। अब हम लेते हैं इसमें फीमेल का। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं और जब फीटस होता है, फीमेल फीटस होता है, उस समय इसमें oocytes बनने शुरू हो जाते हैं और फॉलिकल धीरे धीरे करके ये इसके अंदर जो ओव्यूल है वो बनना शुरू होता है। तो पुबर्टी के समय, जिस समय पुबर्टी होती है फीमेल में 14-15 साल की उम्र तक, इसमें जो फॉलिकल के अंदर एक सेल डेवलप होनी शुरू होगी, एनलार्ज होगी, साइटोप्लाज्म उसमें ज़्यादा होता है, ये कहलाती है प्राइमरी oocyte। ये क्या है? डिप्लॉयड है। ओवरी के अंदर फॉलिकल, पहले फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनता है, एनलार्ज होते जाते हैं और उसके बाद इनके अंदर कैविटी बनती है, वो ग्राफियन फॉलिकल, वो सब हम यहाँ पर नहीं डिटेल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte रहता है, डिप्लॉयड है। ये क्या होता है? इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। सादा मियोटिक डिवीजन में क्या होता है? ये डिप्लॉयड सेल है, इसमें ये 1 से 2 बनेंगे और फिर इनसे ये फिर 2 बनेंगे, तो ये पूरा मियोटिक डिवीजन है, जिससे ये हैप्लॉयड 4 हैप्लॉयड सेल बनती है एक सेल से। यहाँ पे थोड़ा अंतर होता है, ये इक्वल होते तो 2 डिवीजन है, लेकिन दोनों सेपरेट भी होते हैं और इक्वल भी नहीं होते। इसमें क्या होता है? जब इसका पहला डिवीजन होता है, ये है रिडक्शन डिवीजन, मियोटिक का फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन। इसमें एक छोटा सा बनेगा, ये क्या होगा? ये कहलाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और दूसरा जिसमें साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होगा ये कहलाएगी सेकेंडरी oocyte। ये है सेकेंडरी oocyte। ये तो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता। ये सेकेंडरी oocyte है, ये एनलार्ज होगी और इसी स्टेज में इसका ओव्यूलेशन होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमने पढ़ा था उसमें क्या था? ओवरी से बाहर निकलती है, ग्राफियन फॉलिकल से ये बाहर निकलता है ओवम, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ये किस फॉर्म में निकलता है? यहाँ से निकलेगा, इसमें जाएगा, ये एट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के समय पर ओवम किस फॉर्म में है? सेकेंडरी oocyte। अभी आधा मियोटिक डिवीजन रह गया है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन 2 स्टेज में होता है। पहले 1 से 2 सेल बनती हैं, फिर उन 2 सेल से 2 बन के 4 बनती हैं। तो यहाँ पर अनइक्वल है, ये छोटा पोलर बॉडी है, इसका काम नहीं है, और ये सेकेंडरी oocyte है। ये यही जब ओव्यूलेशन होता है तो यहाँ से निकलता है। अब ये यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलेगा, रिलीज हुआ और कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा इन्फंडिबुलम में, फिर एम्पुला में जाएगा, फिर कहाँ पहुँचेगा? एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन में। और उसी समय ये जो है स्पर्म्स कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। तो ओवम भी पहुँच गया, ओवम माने सेकेंडरी oocyte, ये भी कहाँ पहुँच गया? एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन में। और स्पर्म्स भी कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। यदि दोनों साथ साथ पहुँचते हैं तब वहाँ क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन पर।
अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं सेकेंडरी oocyte का। अभी ये ध्यान रखना है कि आधा ही मियोटिक डिवीजन हुआ है, सेकेंडरी oocyte तक बना है, और फर्स्ट पोलर बॉडी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसका काम यहाँ पे नहीं है। ओवम जो ये यहाँ से डिलीट हुआ सेकेंडरी oocyte, उसमें क्या होता है, ये तो साइटोप्लाज्म है ओवम का, सेकेंडरी oocyte का, ये इसको हम ओवम लिख देते हैं। ओवम का मतलब यहाँ पे है सेकेंडरी oocyte। इसके बाद इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, ये कहलाती है विटेलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस होती है, ये हम किसका स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जिस समय ओवरी से ओव्यूलेशन होता है उस समय ये सेकेंडरी oocyte, ये स्पेस कहलाती है पेरीविटेलाइन स्पेस। उसके बाद एक रीजन होता है ये नॉन सेलुलर है, मतलब इसमें सेल्स नहीं है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन और की बनी हुई, जो कौन सीक्रेट करता है, सेकेंडरी oocyte। ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर है, लेकिन ये नॉन सेलुलर है। और ये सेकेंडरी oocyte जब वो किस में था, जब ये अपने ग्राफियन फॉलिकल में था, जब ये बाहर ओव्यूलेशन नहीं हुआ था, तब ये अपनी इसको बना देता है। तो ये जो लेयर है नॉन सेलुलर, ये कहलाती है जोना पेलुसिडा। ये क्वेश्चन जो है 2015 में आया हुआ है, पूछा है नीट में कि नॉन सेलुलर लेयर जो इसके सराउंडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, जोना पेलुसिडा। उसके बाद ये लूजली अरेंज सेल्स होती हैं, ये इसके चारों ओर से घेरे रखती हैं, इसकी कई लेयर हो सकती हैं। इस तरह से ये बनाती है, ये कहलाती है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो इस समय जिस समय रिलीज हुई या इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, उसका समय इसका स्ट्रक्चर ये होता है। यहाँ से रिलीज होने का कहाँ पहुँचा, यहाँ स्पर्म, यहाँ से कहाँ पहुँचे, यहाँ। तो स्पर्म इसके पास आएंगे, स्पर्म हम बना देते हैं इसे, ये क्या है, ये है स्पर्म। अब क्या होता है, जब ये स्पर्म अंदर जाते जाते किसके कांटेक्ट में आएंगे, जोना पेलुसिडा। ये तो लूजली बाउंड सेल्स हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब ये इसके कांटेक्ट में आते हैं, एक स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ गया, तो ये क्या होता है, ये कुछ चेंजेस करता है मेम्ब्रेन में। ये जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ चेंजेस ये कर देता है, जो कि और स्पर्म्स की एंट्री को रोक देता है। माने
पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है। इसके अंदर केवल एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस जा सकता है और इसके पास में तो बहुत सारे स्पर्म्स आ सकते हैं, लेकिन अंदर केवल एक जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जोना पेलुसिडा को जैसे ही कोई स्पर्म टच करता है, कांटेक्ट में आता है इसके, ये मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, ये इम्परमिबल कर देता है फॉर अदर स्पर्म्स टू कम इन एंड एंटर इन दिस। तो इस तरह से पॉलीएम्ब्रियोनी यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। जोना पेलुसिडा में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पर्म्स को रिसीव करते हैं। यहाँ पर ये रिसेप्टर्स हैं जो स्पर्म्स को रिसीव करते हैं, इनको कहते हैं ZP3 रिसेप्टर्स, जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर्स। कई सारे होते हैं कि अलग अलग इसमें, यहाँ पर जो है वो है ZP3 रिसेप्टर्स, यही जो है रिसीव करते हैं। तो जब ये एक स्पर्म इसको टच कर देता है, कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये सारे रिसेप्टर्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं और स्पर्म्स को ये नहीं आने देते। और यही रिसेप्टर्स जो हैं, एक बात इनकी खास बात क्या है कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये स्पर्म ह्यूमन बीइंग का ही है। किसी और एनिमल का जो स्पर्म होगा वो इसको एंटर नहीं करने देंगे। तो ये ZP3 रिसेप्टर्स जो हैं, एक दो काम करेंगे। एक तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ह्यूमन बीइंग का ही है, और दूसरी चीज़ ये और जो स्पर्म्स आ रहे हैं उसको एंटर नहीं करने देते। और जो स्पर्म्स का एक्रोसोम था, कैप था, वो स्पर्म को हेल्प करता है इसके अंदर जाने में। यहाँ से यहाँ पहले इसकी मेम्ब्रेन जो है वो हमने बताया था कि वीक हो जाती है वेजाइनल सिक्रीशन से, तो वो वीक हो जाती है और इसके अंदर फिर ये एक्रोसोम, इसके से बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होते हैं और ये इसके अंदर चला जाता है। जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विट्रिलाइन मेम्ब्रेन को पार करके इसके अंदर आ जाता है। जिस समय ये यहाँ आ गया, जिस समय ये यहाँ आया, इसका न्यूक्लियस जो है, स्पर्म यहाँ कांटेक्ट में आता है, आगे की मेम्ब्रेन इसकी फट जाती है और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा होता है, ये यहाँ आ जाता है और ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस था। ये जो है न्यूक्लियस, जिस समय ये इसके अंदर आया, एक ये बाहर ही रह गया था इसका, ये बाकी पोर्शन बाहर रह जाता है। उसी समय क्या होता है, इसका इसमें सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। माने जब स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर चला गया, इसको हम कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। ये क्या है, स्पर्म का न्यूक्लियस है। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाता है, ये सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, दूसरा मियोटिक डिवीजन होता है। वहाँ पे बताया था हमने 1 से 2 बने थे, एक छोटा पोलर बॉडी, ये छोटा पोलर बॉडी बना था, और एक ये सेकेंडरी oocyte बना था, ये डिप्लॉयड था, ये हैप्लॉयड है। अब जो दूसरा रिडक्शन डिवीजन होता है, इसमें ये भी एक छोटी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक ये बड़ा ये बनता है, ये कहलाता है oocyte। अब ये ओवम बन गया, मतलब यहाँ पर इस जगह पे ये क्या होगा, एक तो पोलर बॉडी ये बनेगी और एक ये बनेगा। ये इस समय क्या कहलाएगा, oocyte या फीमेल गैमीट है, ये यही असली फीमेल गैमीट है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जा चुका है, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। उस समय सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ये भी अनइक्वल होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक oocyte बनता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, आफ्टर
entry of sperm, but before fertilization. एक 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? पहला तो ये इसके अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक उगोनिया से और एक पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte बन गया था। अब ये इसी स्टेज में रहेगा, कहाँ तक? यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, अभी ये सेकेंडरी oocyte ही रहेगा। लेकिन जैसे ही स्पर्म यहाँ आके और इसके अंदर एंटर करता है, तुरंत इसमें क्या होता है, बचा हुआ जो मियोटिक डिवीजन का सेकंड फेज है वो कंप्लीट होता है और सेकंड पोलर बॉडी बनती है और ये oocyte बन जाता है, oocyte बन जाता है। तो ये oocyte का बनना ये कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है। सेकंड पोलर बॉडी कब बनी? जब स्पर्म अंदर आ गया लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उस समय ये सेकंड जो मियोटिक डिवीजन का सेकंड फेज है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो पहला जो स्पर्म है जो एंटर करता है ओवम के न्यूक्लियस, ये यहाँ पहुँचेगा, इसमें ये यहाँ पहुँचेगा और फिर इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और फिर ये जाइगोट बना लेगा। और ये जो पहला ये पहुँचता है, इस समय तक इसके सारे जो रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, कोई और दूसरा अंदर नहीं जा सकता। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि मेम्ब्रेन जो है वो इम्परमेबल हो जाती है, दूसरे को एंटर करने, स्पर्म्स को एंटर नहीं करने देती, माने पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती। पॉलीस्पर्मी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक स्पर्म के जाने के बाद एक तो ZP3 रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जो रिसीव करते हैं स्पर्म्स को वो ब्लॉक हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो इनकी मेम्ब्रेन है जो ना पेलिसिडा की, वो क्या हो जाती है? इम्परमेबल हो जाती है, वहाँ पे आके कोई दूसरा और स्पर्म नहीं आ सकता, तो ये ब्लॉक कर देती है। अब क्या होता है, स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस ये N है और जो oocyte बना था वो भी क्या था? हैप्लॉइड ही था। ये स्पर्म से आया था, ये इससे आया था। ये क्या करेंगे? फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे और ये क्या होगा? डिप्लॉइड। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहीं पर सेक्स डिसाइड हो जाता है। जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये यहीं पर डिसाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है? ह्यूमन बीइंग में कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स। उसमें से 22 तो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। यदि ये XX है तो ये क्या होगा? फीमेल होगा। और 22 ऑटोसोम्स और XY है तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल मेल होता है। तो जब ये गैमीट बनाएंगे तो ये गैमीट क्या बनाएगा? उसमें 22 पेयर्स, यहाँ भी ये पेयर्स हैं। जब ये गैमीट बनाएगा तो 22, यहाँ पेयर्स नहीं, 20, हर एक पेयर से एक एक जाएगा, तो 22 तो ये ऑटोसोम होंगे और इसमें एक, इसमें से एक जाएगा, ये बनेगा फीमेल गैमीट। इसका मतलब फीमेल गैमीट सब एक तरह के होंगे, उसमें इसमें से एक जाएगा और इसमें से आधे जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा फीमेल गैमीट माने एग, ये ओवम। और जो मेल वाला है उसमें क्या होगा? 22 तो ऑटोसोम्स जाएंगे और या तो X जाएगा और या क्या जाएगा? Y क्रोमोसोम जाएगा। मतलब स्पर्म्स जो बनेंगे
वो दो तरह के होंगे। जो ओवम बन रहा है वो तो एक ही तरह का होगा क्योंकि उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा। जो स्पर्म होंगे वो दो तरह के होंगे। 22 ऑटोसोम्स तो दोनों में ही होंगे, लेकिन कुछ हाफ जो स्पर्म्स होंगे उसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स जाएगा और जो हाफ स्पर्म्स है उसमें क्या जाएगा, वाई जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऑटोसोम को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ऑटोसोम्स तो दोनों में ही होंगे, एग में भी होंगे और स्पर्म्स में भी होंगे। लेकिन यदि ये ओवम है, ओवम का मतलब ओटिड है, और उसके साथ कौन कौन कंबाइन कर रहा है, ये फीमेल है, हैप्लॉइड है, और इसके साथ क्या आंसर स्पर्म कंबाइन कर रहा है जिसके पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। ये भी एन है। तो जाइगोट क्या होगा, जाइगोट जो बनेगा वो क्या होगा, एक्स एक्स, मतलब क्या होगा, फीमेल होगा और ये डिप्लॉयड होगा। और यदि ये स्पर्म क्या हो, वाई कंटेनिंग हो, तब जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, एक्स वाई होगा, और ये क्या होगा, मेल होगा, डिप्लॉयड। मतलब इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो ओटिड के अंदर सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्म गया है वो एक्स वाई क्रोमोसोम के साथ गया है कि एक्स क्रोमोसोम। यदि वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में, तो इसका मतलब जो बेबी बनेगा होगा वो क्या होगा, मेल होगा। और यदि स्पर्म ऐसा है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी डेवलप होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। तो ये यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, स्पर्म्स की वजह से हो रहा है या फादर की वजह से हो रहा है, मदर की वजह से नहीं है। तो मेल फीमेल सेक्स ये कौन डिसाइड करता है, फादर के स्पर्म्स, क्योंकि 50% स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और 50% क्रोमोसोम में स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है। तो कौन सा वाला ये ओटिड से मिल रहा है, सेकेंडरी oocyte से फ्यूज हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा वो बेबी का सेक्स क्या होगा। अब क्या है, जाइगोट बन गया, ये जो है ये पहले स्टेज है जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा, कहाँ पे जाइगोट बना, यहाँ। इसको स्ट्रक्चर को हम दोबारा से ले लेते हैं, हाफ स्ट्रक्चर ही लेते हैं जिससे कि क्लियर रहे। ये यूट्रस है, आधा यूट्रस दिखा है, ये इसकी एंड्रोमेट्रियम है, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होती है, ब्लड सप्लाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर ये ओवरी, ओवरी से देखिए ये कहाँ पहुँचा, यहाँ इसके जंक्शन पे। तो ये पहली स्टेज है। या इससे भी पहला ले लेते हैं हम, शुरुआत से लेते हैं। यहाँ पर ये ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ पहुँचा, इस समय ये सेकेंडरी oocyte है, फिर उसके बाद ये इसी तरह का है और उसमें बहुत सारे स्पर्म्स आके अटैच हुए, लेकिन एक स्पर्म अंदर गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
इसके अंदर चला गया। अब क्या होता है, ये जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद जो है जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज शुरू होता है। इसके साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म 2 में और फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में डिवाइड होता है। एक तो इनका डिवीज़न होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है और ये मूव करता जाता है टूवर्ड्स यूट्रस। ये यूट्रस का आधा पोर्शन लिया है। तो यहाँ पे इधर से ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte यहाँ आया था। यहाँ के बाद इसमें स्पर्म्स आए, एक स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया oocyte के न्यूक्लियस से और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या करेगा, इसमें क्लीवेज होगा, डिवीज़न होगा साइटोप्लाज्म का और ग्रोथ होगी और ये मूव करेगा टूवर्ड्स टूवर्ड्स यूट्रस। तो पहली स्टेज तो ये हो गई। उसके बाद इसमें क्या हुआ, बहुत सारे, जब ये सेकेंडरी oocyte है इसमें ये जो है स्पर्म्स आके इस पे अटैच होना शुरू होते हैं और एक जो है वो अंदर जाता है, फ्यूज हो जाता है। अब जाइगोट बनने के बाद ये दूसरा होता है। तीसरा, अब इसमें क्या होगा, डिवीजन। दो सेल बन गए। उसके बाद ये 4 सेल स्टेज हो गई। फिर उसके बाद ये 8 सेल स्टेज हो गई। फिर उसके बाद ग्रोथ भी होती जा रही है और अंदर सेल डिवीजन भी होता जा रहा है। यहाँ पर 2 सेल थी, यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ 8 हो गई, यहाँ पर 16 हो गई। इस तरह से ये क्लीवेज, इसको कहते हैं क्लीवेज, क्लीवेज और जब ये 8 या 16 स्टेज हो जाती है इस समय ये क्या कहलाता है, मोरूला। 8 सेल और 16 सेल स्टेज है, इस समय एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, मोरूला कहलाएगा। 8 to 16। और ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, क्लीवेज, क्लीवेज हो रहा है जाइगोट का और उसके बाद इनकी ग्रोथ होती जा रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। 8 to 16 वाले स्टेज को हम क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे। अब भी इसमें डिवीज़न होता रहेगा और डिवीज़न होता रहेगा और ये कहाँ बढ़ता रहेगा, यूट्रस की तरफ बढ़ता रहता है। तो ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ आया, यहाँ तक ये आता जाता है। अब इसके बाद ये मोरूला स्टेज के बाद फिर डिवाइड होता है और फिर ये बदल जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। ये जो इसके सेल्स हैं ये ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं, एक एक ये ब्लास्टोमियर्स कहलाते हैं और ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, अरेंज होना शुरू होते हैं। एक तो बाहर की लेयर, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये इस तरह से होते हैं। एक तो बाहर की पूरा गोल है ये, इसमें एक तो बाहर की तरफ चला गया और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो अंदर इनर मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं ट्रोफो इससे चिपके हुए। तो ये जो बाहर वाली लेयर है ये तो कहलाता है क्या, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो बाहर वाली लेयर है ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट।
और जो ये है ये कहलाती हैं इनर सेल मास। तो ये कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल यूट्रस के अंदर पहुंच गया। ये है ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे आके ये कहाँ अटैच हो जाते हैं, इसकी एंड्रोमेट्रियम में। इस तरह से ट्रोफोप्लास्ट तो यहाँ रहेंगे और जो इनर मास ऑफ सेल्स है वो यहाँ रहेंगे। ये छठी स्टेज थी, ये सातवीं स्टेज है। और आके ये कहाँ अटैच हो गया, यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम पे अटैच हो गया। किसके द्वारा, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो अटैच हो जाती है एंड्रोमेट्रियम से। एंड्रोमेट्रियम ये इसकी ये यूट्रस की ये वाली वॉल है ये, और इसी पे आके क्या हुआ, यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट इस तरह से अरेंज हो गए और इनर लेयर जो है वो इनर सेल मास यहाँ। तो ट्रोफोब्लास्ट का काम तो क्या होगा, अटैच करना इसको यूट्रस की वॉल से। और ये जो होता है इनर मास ऑफ सेल्स जो है, इसमें डिवीजन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा और पूरा जो है एम्ब्रियो ये बनाते हैं। पूरा एम्ब्रियो जो है यहीं पर डेवलप होगा, फीटस यहीं पर डेवलप होगा यहाँ पर। अब इसकी जो यूट्रस की वॉल है ये भी क्या करती हैं, ये डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके ये क्या करती हैं, इसको कवर करना शुरू कर देती हैं अच्छी तरह से। तो इस ब्लास्टोसिस्ट है इसको अच्छी तरह से कवर कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, ये अच्छी तरह से इसमें बैठ जाता है, ये एम्बेडेड हो गया इसमें, एम्बेडेड इन द एंड्रोमेट्रियम। ये एंड्रोमेट्रियम इसकी वॉल है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये क्या हुआ, यूट्रस की एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और अब कहेंगे कि प्रेगनेंसी, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्या हो गई, अब इसके आगे क्या चलेगी, प्रेगनेंसी चलेगी। और पूरा का पूरा फीटस का डेवलपमेंट यही होगा बर्थ तक, इसी जगह पर। और ये जो होता है इम्प्लांटेशन, ये 5 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। यहाँ से लेके और इम्प्लांटेशन तक में 5 से 6 दिन लगते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, ओव्यूलेशन के समय तो इसमें एक ही मेयोटिक डिवीजन हो चुका होता है, ये यहाँ पर रहेगा और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू होता है। और जैसे ही स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है, स्पर्म न्यूक्लियस, उसी समय तुरंत मेयोटिक का जो सेकंड डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पोलर न्यूक्लियाई और जो ओटिड बना वो बन जाता है। और उसके बाद ये ग्रो भी करता है, क्लीवेज भी होता है इसमें, और ये टूवर्ड्स यूट्रस चलता जाता है। इस तरह से स्टेजेस इसमें होती हैं। 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8, फिर 16, इस समय कहेंगे मोरुला। और उसके बाद फिर इसमें जो इस मास ऑफ सेल्स बन गई, ये लेयर तो इनकी बाहर की साइड जो है अरेंज होनी शुरू होती है, वो कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर मास होता है पूरा वो कहलाता है इनर सेल मास, जो कि एम्ब्रियो बनाता है। यही असली ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा यही बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जाके यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इसको एम्बेडेड कर देते हैं। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।